आज का जो वीडियो सेशन है ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पे कि मैं आप लोग के साथ एक ऐसा कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे कि आप गेट 2025 में टॉप कर सके। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो वीडियो सेशन में आज हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गेट ईसीई का हम सिलेबस देखेंगे। गेट ईसीई सिलेबस सेक्शन वाइज क्या है, एक एक वो चीज देखने वाले हैं। फिर सेक्शन वाइज सिलेबस का वेटेज क्या है गेट ईसीई का, हाउ टू प्रिपेयर द गेट ईसीई सिलेबस, बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑन यूट्यूब, बेस्ट बुक्स कौन से हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, क्या बुक्स पढ़ना जरूरी भी है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर गेट ईसीई का कट ऑफ क्या क्या था, और जैसे कि आप सभी को पता है कि गेट 2025 जो है वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करने वाला है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ बेस्ट व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आप लोग 1.25 स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। साथ ही मैं यहाँ पे अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2013 में डब्ल्यूपीयूटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरा एमटेक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिस्टम्स एंड कंट्रोल में है मेरा आईआईटी हैदराबाद से। गेट 2014 में मेरा जो रैंक था इंस्ट्रूमेंटेशन में 108 था, और 2020 में मेरा रैंक 96 था इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिससे कि मैंने ओएनजीसी में एज एडब्ल्यू ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे बहुत से लोग मेरे से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग लिंक्डइन और टेलीग्राम में जाके आप मेरे को ये वाले यूजर आईडी में सर्च करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे गेट ईसी का सिलेबस का बात करूं तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क और सिग्नल सिस्टम, तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट को एक साथ एक ही सेक्शन में रखा गया है। तो यहां तक जो है आप देख सकते हो कि दैट दिस इज नेटवर्क, और यहां से लेके आपका जो है यहां तक ये पूरा आपका जो है सिग्नल सिस्टम है। नेक्स्ट ईडीसी का आप सेक्शन पूरा देख सकते हो। सिलेबस बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। एनालॉग सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 5 में आपका जो है वो डिजिटल सर्किट आ जाता है। सिक्स्थ में कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत ही इजी है। सेवेंथ कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8 जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ईएमटी, ये भी काफी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बात करूं कि कौन से सब्जेक्ट जो है कोर है नॉन कोर है, तो मैथमेटिक्स इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को ना हर एक चीजों पे गाइड करते जाऊंगा। अब मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है, बहुत से बच्चे ये चीज पूछते हैं, तो मैथ्स के लिए आप जो है सिंपली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारे ब्रांचेस का खरीद लीजिएगा, सारे ब्रांचेस का लास्ट 10 इयर्स का, ठीक है। आपने बीटेक में M1 M2 M3 तो पढ़ा ही है 3 सेमिस्टर में, तो आपको थोड़ा बहुत तो वहां पे नॉलेज होगा ही। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। कोई भी हेल्प नहीं, आप नहीं यूट्यूब के वीडियोस देखिए, ना ही उसके खुद के सॉल्यूशंस देखिए, कुछ भी आपको नहीं देखना है। आपको डायरेक्टली 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप उठा लीजिए और उनको डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए और फिर आप देखिए की से कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, कितने आपने रॉन्ग किए। अगर आपने ये 15 क्वेश्चंस जो है सही से बनाए, दैट मींस योर दैट टॉपिक इज वेरी वेरी गुड, आपको उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपने 15 में से सपोज कीजिए सिर्फ 5 या 6 या 7 क्वेश्चन आपने बनाए, दैट मींस यू नीड टू स्टडी दैट टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़िए। उसके बाद अगर आपको कोई सब टॉपिक लगता है कि नहीं आपका सही से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, वहां पे जो है आप हेल्प ले लीजिए यूट्यूब का या कोई कोचिंग के नोट्स का, ठीक है। अब नेटवर्क एंड सिग्नल सिस्टम, तो नेटवर्क के लिए यहां पे मैं बोलूंगा दिस इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, लेकिन इजी होने के साथ साथ ये क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी इसके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको क्या होता है, बहुत से कोचिंग सेंटर इसी को जो है मोर देन 100 आवर्स पढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है,
आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप YouTube से ये टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इसको जितना हो सके जल्दी जल्दी आपको करना है। और यहाँ पे बेसिकली आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस कितना है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका RLC सर्किट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका जो है यहाँ पे थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये सबसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। एसी जो सर्किट है वो भी काफी यहाँ पे आता है। और जो बेसिक है नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, ये सभी को अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी क्वेश्चंस जो है काफी कंसेप्चुअल टू पोर्ट नेटवर्क से भी आता है। अब नेक्स्ट जो है डिजिटल सॉरी सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम में ईसी के स्टूडेंट हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका जो है कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका देखिए, तो यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जेड ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जो बेसिक सिग्नल्स है, सिग्नल्स में आप जैसे कि अगर सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हो, स्केल कर रहे हो, ठीक है, सैंपल कर रहे हो, तो उनके क्या क्या रूल्स होते हैं वो काफी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। साथ ही फिल्टर रिस्पॉन्स से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे पोल्स एंड जीरोस दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, ठीक है। अभी मैं वीडियो सेशन में आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस ऑर्डर में आपको जो है पढ़ना है, तो वीडियो सेशन एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो अब जो है थर्ड सेक्शन है ईडीसी। ईडीसी ये काफी कंसेप्चुअल, यहां से एमएसक्यू भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सक्लूसिवली नहीं बोल सकता कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूर है कि पीएन जंक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आजकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनालॉग सर्किट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओपैम्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बीजेटी और मॉसफेट। अब आप बोलोगे सर पूरा ही सिलेबस आप तो बोल रहे हो इंपॉर्टेंट है, अब क्या करें, जो टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक ही रहता है, ठीक है। डिजिटल सर्किट बहुत इजी है, यहां पे भी एकदम आपको जो है आपका जो सिक्वेंशियल सर्किट है यहाँ पे लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज को छोड़ना है तो आप ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को बिना पढ़े जा सकते हो, बस इतना कर लीजिएगा जरूर कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ के समझ के जाइएगा, क्या पता अगर क्वेश्चंस आ जाए तो डायरेक्टली आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में जो आपका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पार्ट है, राउथ हर्विट्ज, फिर आपका नाइक्विस्ट प्लॉट, फिर आपका आ जाता है बोर्डे प्लॉट, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल लास्ट 4-5 ईयर से जो है स्टेट वेरिएबल मॉडल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं आप लोगों को जो है कोई भी सजेशन नहीं दूंगा, कोशिश करिए कि इस सब्जेक्ट को आप पूरा कंप्लीट करके जाए, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है और मार्क्स भी जो है काफी यहाँ पे आपका पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इसमें भी मैं नहीं बोलूंगा, ये कोर सब्जेक्ट है। अगर आप इसरो के इंटरव्यू में जाएंगे या बेल के इंटरव्यू में जाएंगे तो ईएमटी और कम्युनिकेशन इसी से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कोशिश करिए इसको आप इन डेप्थ जो है पढ़ाई करें। नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन वाइज आप लोगों से वेटेज की बात करूं तो यहां से मैंने 2015 से लेके 2023 तक का पूरा डेटा कलेक्ट किया है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो कि यूजुअली 13 से लेके 15 मार्क आता है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कम्युनिकेशन, देखिए 8 से लेके यहाँ पे 13 तक मार्क्स वेरी किया है। तो अभी रिसेंटली जो है देखिए अबव 10 हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लास्ट 4-5 ईयर्स से आप देख सकते हो, ठीक है। 10 11 13 13 10 ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ईएमटी, यहाँ पे भी देखो ट्रेंड वही बनते चला गया है। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट 2-3 ईयर्स से यहाँ पे भी अबव 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
लेकिन वहीं पे ईडीसी देखोगे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे पहले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड जो है डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ईडीसी का सिलेबस है आपका, ठीक है, इट इज नॉट अलाइनिंग विद व्हाट इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में कुछ दूसरा रिक्वायरमेंट होता है और हम पढ़ रहे कुछ और है, ठीक है। थ्योरी और एप्लीकेशन में बहुत बड़ा एक गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इसीलिए आप देखोगे कि ईडीसी से जो है हमें कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर देंगे। अगर आप आईआईटीज में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां पे आपका ईडीसी के नॉलेज पे हमला किया जाएगा, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यूजुअली आप देखोगे 7 से लेके 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। डिजिटल सर्किट ये भी काफी इजी है और मार्क्स भी इसमें वेटेज बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, ठीक है। सिग्नल्स एंड सिस्टम एवरेज है, यहाँ पे आप कर लोगे इसको भी। कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ साल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर ट्रेंड से इसमें भी जो है सवाल कम पूछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जो कंट्रोल सिस्टम हमारा 80 टू 90% है वो क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम है। क्लासिकल मतलब क्या? कि ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड अप्रोच है। तो वो जो है अभी इंडस्ट्री वगैरह में जो है ऑब्सोलीट हो चुका है। अभी जो है स्टेट स्पेस मॉडल पे पूरा काम चलता है, ठीक है। तो स्टेट स्पेस सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो उससे कितना सवाल पूछ सकते हैं। तो आप देख रहे हो अभी धीरे धीरे जो गेट का शिफ्ट है सिलेबस का क्वेश्चंस पूछने का, वो उन टॉपिक से है जिनका की अभी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन जो है ज्यादा है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम भी हो गया, साथ ही नेटवर्क थ्योरी, यहाँ पे आपका एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर गेट ईसी का मैं कट ऑफ की बात करूं, तो यूजुअली जनरल कट ऑफ जो है वो 26 से लेके 30 के बीच में वेरी करता है। ओबीसी का 24 से लेके 28, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 18 से लेके 20 तक वेरी करता है। अब क्या क्या फैक्टर्स जो है गेट स्कोर को इफेक्ट करते हैं, इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला है पेपर का डिफिकल्टी। तो अगर पेपर का डिफिकल्टी ज्यादा रहेगा तो आपका गेट का स्कोर, कट ऑफ स्कोर जो है नीचे आते जाएगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जितने रहेंगे उतना क्या है आपका गेट स्कोर जो है आपका एक वाइड रेंज में फैला हुआ रहेगा। कैटेगरीज ऑफ गेट स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स ज्यादा है, किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स कम है। जिस कैटेगरीज में स्टूडेंट ज्यादा रहता है वहां पे भी आपको जो वेरिएंस दिखेगा स्कोर का वो काफी बड़ा रहेगा कंपेयर टू जहां पे कि जिस कैटेगरी में स्टूडेंट कम है, ठीक है। तो इन तीन मतलब इन तीन फैक्टर्स पे आपका गेट स्कोर डिपेंड करेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजों को देख लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्क कर लूं। सिलेबस देख लिया हमने, सेक्शन वाइज कट ऑफ देख लिए, ठीक है, सिलेबस सेक्शन वाइज वेटेज। अब जो है सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये चीज हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है जो सिलेबस मैंने दिया इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। अब प्रिंट आउट कहां से? आप डायरेक्टली गूगल सर्च कीजिए यहाँ पे, ठीक है। गूगल सर्च अगर आप करोगे गेट ईसी सिलेबस, तो आपको जो है आईआईटी का वेबसाइट में लेके जाएगा, रिसेंटली गेट 2024 का, और वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गेट ईसी सिलेबस। इसको प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट क्यों बोल रहा हूं, क्यों मोबाइल में या लैपटॉप में रखने नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप प्रिंट आउट करोगे ना तो आप उसमें ना मार्क कर सकते हो, बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हो आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका वीक जोन क्या है, कौन सा टॉपिक कितनी बार रिवाइज हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मेरे पास देखिए मैंने अपना इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है इसको मैंने पूरा प्रिंट आउट ले लिया था, ठीक है। प्रिंट आउट लेने का एक फायदा ये हो जाता है कि आपको जो है हमेशा पता रहता है कि कितना सिलेबस आपका बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक फिजिकल फॉर्म में रहता है तो ये बहुत इजी रहता है। अब जब आपको सिलेबस मिल जाता है ना तो ये डायरेक्टली देख के आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, किसमें आप कंफर्टेबल हो, किसमें आप वीक हो। जैसे अगर मुझे इसी का सिलेबस पढ़ना होता है ना, सो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल द बेसिक सब्जेक्ट लाइक कंट्रोल सिस्टम हो गए, नेटवर्क हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन तो कोर है, लेकिन मुझे हमेशा जो है डर लगता है ईएमटी और ईडीसी से, ठीक है, ईएमटी और ईडीसी से मुझे डर लगता है। सो आई विल मार्क देम इन माय वीक जोन, और जो है मैं अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अलग से मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आप एक रफ प्लान बना लीजिए कि आप कैसे गोल सपने मीट करेंगे। तो इसके लिए भी ये बेस्ट रहता है, मैंने आपको जो बोला प्रिंट आउट, आप इसी के साइड में, ठीक है, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे जो है
ब्लैंक शीट रखा है, एक के पीछे एक नहीं मैंने प्रिंट लिया है। तो ये जो ब्लैंक साइड है ना, इसमें आप गोल्स लिख सकते हो अपने वीकली। इसी पे और पेजेस भी आप A4 अटैच करके अपना गोल्स लिख सकते हो। तो गोल लिखने से क्या होता है, आपको एक ट्रैक रहता है कि आप क्या वीकली अपना पढ़ाई कर रहे हो। आप अपना मंथली पढ़ाई जो है, आपका जो गोल है कि एक मंथ में मेरे को एक एक पूरा सिलेबस, सॉरी, एक सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है कि दो सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना है, क्या वो हो पा रहा है, क्या वो नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ये सेल्फ एनालिसिस ना बहुत जरूरत होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब नवंबर दिसंबर आता है ना, तो बच्चे सबसे ज्यादा क्विट कर देते, गिव अप करते, क्योंकि उनका जो है स्टार्टिंग में वो लोग पढ़ाई स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, और एंड में जाके लगता है कि अब सिलेबस बहुत है, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन हो गया है, तो क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग आपका होना सबसे जरूरी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट को बनाइए, ना कि रट्टा मारिए। कंसेप्ट में क्यों बोल रहा हूं, आप गेट का पेपर खोलोगे, आप देखोगे कि क्वेश्चन हर साल अलग अलग है, अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक भी साल ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन है। लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो आप कंसेप्ट देखोगे कि कंसेप्ट रिपीट हुआ है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने एक क्वेश्चन को रट्टा मार लिया, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी, मैं 100% गारंटी। लेकिन आपने एक कंसेप्ट को समझा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो कंसेप्ट जो है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, ना कि रट्टा मारने पे। नेक्स्ट, एक गुड पीवाईक्यू आपको खरीदना है। तो अभी मैं रिसेंटली कोचिंग सेंटर्स का देख रहा था कि ई पीवाईक्यू लेके आए हैं। ठीक है, ई पीवाईक्यू आप लैपटॉप में ले रहे हो, पीवाईक्यू को पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मैं बोलूंगा आपको गुड पीवाईक्यू देना है। देखिए, अगर आप अपना एक साल इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना मेहनत एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप 1000 रुपीज का एक पीवाईक्यू में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप पीवाईक्यू सपोज करिए नया वाला नहीं ले सकते हो, आप ओल्ड पीवाईक्यू परचेस कर लीजिए 2021-22 तक का, 19-20 का भी चल जाएगा। उसके बाद जो पेपर्स है उनको आप, जो स्टैंडर्ड कोचिंग्स है, वहां पे जाके आप उनके प्रिंट आउट लेके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि एक आप गुड पीवाईक्यू, अपडेटेड पीवाईक्यू जरूर लीजिए एक स्टैंडर्ड कोचिंग का। भले ही थोड़ा सा प्राइस उसका ज्यादा हो, लेकिन इट विल हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे भी पता रहेगा कि कौन से मेरे टॉपिक्स जो है, टॉपिक वाइज क्योंकि वहां पे क्वेश्चन रहते, तो आपको पता श्योरली लगेगा कि कौन से टॉपिक्स आपका जो है स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है। एक बार जब ये चीज पता चलता है ना आपका स्ट्रांग और वीक, आप लोग क्रिकेटर को भी देखे हो कि उसका स्ट्रांग जोन होता है, वीक जोन होता है। वीक जोन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, स्ट्रांग पे उतना ज्यादा नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो एक पीवाईक्यू इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होता है वो क्या होता है कि मैथ्स और एप्टी को जो है सब लोग लाइटली ले लेते हैं। ऐसे सोचते हैं कि यार चलो छोड़ो, उसको लास्ट में देखेंगे। सारे कोचिंग सेंटर्स भी जो है मैथ्स और एप्टी को लास्ट में पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे स्किप कर देते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मैथ्स से यूजुअली 13 to 15 मार्क आता है, और एप्टी से तो पक्का 15 मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स आ जाता है। तो आपने, मैंने जैसे कि बताया, देखिए जनरल कट ऑफ 26 से लेके 30 तक का है, तो आपका कट ऑफ जो है सिर्फ ये दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स और एप्टी को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। अच्छा, और एक चीज, एप्टी को प्रिपेयर कैसे करें, और एक सवाल जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एप्टी के लिए मैं बोल दूं कि सिंपली कोई किताब नहीं, कोई वीडियो लेक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यूज लीजिए। 10 इयर्स का पीवाईक्यू, ऑल ब्रांचेस। ठीक है, ऑल ब्रांचेस, और इसको सॉल्व करिए। डेली हो सके तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 5 क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। ज्यादा से ज्यादा आपका 15 मिनट लगेगा। ठीक है, 15 मिनट लगेगा। रैंडमली ऐसे बुक को फ्लिप कीजिए, जो टॉपिक खुले आपके सामने उसके 5 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। आप देखोगे कि आपका जनवरी तक, 2025 जनवरी तक आपका एप्टी एकदम बेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, इससे ज्यादा एप्टी में आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अभी, क्योंकि एमएसक्यू सवाल भी आने लग गए हैं गेट में। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल में ना आपको बैलेंस बनाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत से टाइम बहुत एस्पिरेंट गेट में बहुत अच्छा रैंक लेके आते हैं, लेकिन कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा 10% बच्चों के साथ होता है।
मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गेट जो है वो एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है ना? वो एप्टीट्यूड नहीं जो सिलेबस में आता है, इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, आपका जो है स्किल्स नहीं चेक किया जाता है इंजीनियरिंग में, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक किया जाता है। ठीक है, आप उस थ्योरी को कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हो उसका नॉलेज चेक किया जाता है। लेकिन जब आप एक कोई पीएसयू के इंटरव्यू में गए, जब आप एक आईआईटी के एमटेक के इंटरव्यू में गए, तो वहां पे क्या होता है, आपका वो थ्योरी का कितना जो है नॉलेज है उसको आप कौन से एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो, वो नॉलेज को चेक किया जाता है और वहीं पे जो है आप फेल करते हो। ठीक है, तो उसका मैं अलग सा सेशन लूंगा, अभी उस पर बात नहीं करूंगा। तो आपको जो है दोनों पे एक ऑप्टिमाइज करके चलना है कि आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना है, कहां पे वो अप्लाई होता है, साथ ही आपको जो है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट्स भी यहाँ पे करना है। ठीक है, क्योंकि गेट एग्जाम आपको सबसे पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही आपके इंटरव्यूज आएंगे। तो इसीलिए थ्योरी और न्यूमेरिकल में एक बैलेंस बना के आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट, डोंट सी की और सॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा सॉल्व किए, इमीडिएटली पीछे जाके देखे उसका की सही आंसर आ गया, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत। फिर से सॉल्व किए, या तो कोई दूसरा क्वेश्चन, आंसर गलत आया, की देखे हमने, गलत है, इमीडिएटली सॉल्यूशन पे जंप करना, दोनों चीज गलत। आपका आंसर आया तब भी आपने सॉल्यूशन देखा, वो भी गलत, आंसर नहीं आया तब भी आपने सॉल्यूशन देखा, वो भी गलत। सबसे पहले मैं बोल दूं, ऐसा आपको करना ही नहीं है। आपको मिनिमम जो है एक साथ बंच में 10 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना है, और कोशिश करिए कि इसका टाइम आप नोट कर पाए कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप बिना पढ़े सॉल्व करोगे तो 1 घंटे से ऊपर भी लग सकता है, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। ठीक है, कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लगा, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगा आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, सो दैट इज गुड। अब जब ये 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं ना, तब आप जाके इसका की देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट है, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है। तो इससे क्या होता है ना, आपके ब्रेन में एक सबकॉन्शियसली चीज फीड नहीं होता, आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो आंसर देखने का, क्योंकि एग्जाम में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ी ना जाके की देखोगे, अच्छा की देख लेता हूं थोड़ा सा, है ना, या सोल्यूशन देख लेता हूं, ये नहीं होता है। तो आपका ब्रेन को आप जो फीड करोगे ना, वो उसी के साथ हैबिचुएटेड हो जाएगा, तो ये चीज नहीं करना है। आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, उसके बाद देखना है। अब जो क्वेश्चन राइट हो गए ना, उसके भी आप की देखने के बाद उसका भी सोल्यूशन एक बार रेफर करना है, क्या पता पीवाईक्यू में कुछ दूसरे कंसेप्ट से सॉल्व हुआ है, और वो कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कंपेयर टू आपने जो किया है, या फिर वो टाइम कंज्यूमिंग कम हो आपके मेथड से। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रख के देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एनालिसिस। इसका मैंने और एक वीडियो बना के रखा है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए रख दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा वहां पे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर दूं कि मॉक टेस्ट कब से देना जरूरी है। तो मॉक टेस्ट में बोलूंगा, जो ही आपका 30% सिलेबस खत्म हो जाता है, अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो तो ठीक है, आप मॉक टेस्ट जो है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट देना, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसके बाद देना। लेकिन अगर आप फोर्थ ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो, टेस्ट सीरीज अगर आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 महीने बाद से देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा है, आपने सिलेबस का 80% पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया, 80 क्या 100% पार्ट ही, फाइनल ईयर वाले हो और ड्रॉपर हो तो 100% आपका पढ़ा हुआ है बीटेक में। वो अलग बात है कि अगर वहां पे पढ़ा नहीं है तो अभी समझ में नहीं आएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपने उस सिलेबस को कवर किया है। सो स्टार्ट गिविंग योर टेस्ट सीरीज राइट नाउ। बहुत से एस्पिरेंट्स होते सोचते यार बाद में देंगे, फुल लेंथ टेस्ट अभी क्यों देके बर्बाद करे, बाद में फरवरी में जाके ना फुल लेंथ टेस्ट एक भी नहीं देता है कोई। ठीक है, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स मिला था आईआईटी जेई का, कि जितने लोग टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं ना, 60 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 1 से 2 10% से लेस टेस्ट देते हैं उस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो गेट में भी सेम है, आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आपने अगर पहले गेट दिया है, आपने कितने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए थे, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे हम लास्ट के लिए छोड़े थे, लास्ट में मिला ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी ये चीज नहीं करना है। साथ ही एक टेस्ट देने के बाद ना उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आपको उसमें बहुत अच्छा नंबर मिला हो, लेकिन वहां पे आपको एनालिसिस करना है। अगर आपने 3 घंटे का एक पेपर लिखा है फुल लेंथ टेस्ट, तो आपका 3 घंटे एनालिसिस होना चाहिए उस टेस्ट के बाद। अगर आपने 1 घंटे का सब्जेक्ट टेस्ट लिखा है, तो आपका एनालिसिस 1 घंटा या आधा घंटा का होना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस में आप क्या करोगे, एक नोटबुक ले लेना,
उस नोटबुक में लिखना कि कौन सा आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है। अगर सिली मिस्टेक है तो मैंने उसके लिए भी बोला है कि सिली मिस्टेक का एक सेपरेट आप लोग नोट्स बना के रखना और एग्जाम से पहले उन सारे सिली मिस्टेक्स को रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपको पता रहे अच्छा हमने यहाँ यहाँ गलती किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहला। दूसरा, और एक नोटबुक आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज का होना चाहिए। उसमें आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उनको लिख के, अगर लिखना नहीं चाहो तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके उसका सोल्यूशन नोट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा है कंपेयर टू आपने जिस मेथड से सॉल्व किया है, उसको नोट कर लेना। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टिप्स है जो आपको हमेशा ना एक एवरेज स्टूडेंट से अबव एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर बनाएगा। तो इन सब चीजों को ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई शेयर नहीं करता है, मैं फ्री में शेयर करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन। तो अब जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि शॉर्ट नोट्स किसके बनाने चाहिए, रिवाइज किसको करना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स उन टॉपिक्स के बनाए जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है और जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं। उन सब्जेक्ट्स का बिल्कुल भी नहीं बनाए कि जो कि बहुत आसान है और जिनमें आप कंफर्टेबल भी हो, उनके मत बनाना, उसका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, भले उसका एक फॉर्मूला छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स, मतलब क्या कि एकदम छोटा 10 से 15 पेजेस में उसको कंप्लीट करने का कोशिश कर लेना। ठीक है, रिवीजन, रिवीजन वीक सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स है। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसको ज्यादा मत करना। ठीक है, जो वीक सब्जेक्ट्स है उनके रिवीजन सबसे ज्यादा होने चाहिए। अब आप पूछोगे कि कितना बार रिवीजन होना चाहिए, तो जितने बार आप कर सको उतने बार होना चाहिए। ठीक है, अब जो है कुछ कॉमन डायलेमास जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, टू ज्वाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी। ये सबसे ज्यादा जो है आस्क्ड क्वेश्चन है हर एक गेट एस्पिरेंट का। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखिए अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर, ठीक है, और आप गेट थर्ड ईयर में लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि यहाँ पे आप खुद जो है लड़ोगे, खुद आप स्पून फीड नहीं होंगे। तो आप अपना कंसेप्ट जो है यहाँ पे खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे और किताबों से पढ़ोगे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, यूट्यूब देख के पढ़ोगे, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होगा। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। जो बच्चे फोर्थ ईयर में भी है वो भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। क्या है वो कंडीशन, कि अगर आपने पढ़ाई जो है आपने लास्ट 3 इयर्स में अच्छे से किया है, आपका मैथ्स आपने जब M1 M2 M3 सारे अच्छे से आपके कवर हुए, आपका सीजीपीए जो है 7.5 के ऊपर है, आपने कंसेप्ट अच्छे से बीटेक का कंप्लीट किया है, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन वो बच्चे जो कि बीटेक में अच्छे से पढ़े नहीं है, जिनके पास की कोई कंसेप्ट नहीं है बेसिक का, उनके लिए मैं स्ट्रेट अवे बोलूंगा विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आप कोचिंग, एक अच्छा सा रेपुटेड कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अब रेपुटेड कोचिंग ये भी अब होता है कि ऑनलाइन करे कि ऑफलाइन करे। तो मेरे हिसाब से दिस इज माय पर्सनल चॉइस, अगर मुझे अभी गेट एग्जाम लिखना होगा, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, एक तो टाइम सेव हो जाएगा, मनी सेव हो जाएगा। जो मनी सेव करूंगा उसको मैं अच्छा पीवाईक्यूज खरीद लूंगा, अच्छा टेस्ट सीरीज खरीद लूंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज कोशिश करिएगा कि एक सेंटर बेस्ड टेस्ट सीरीज खरीदे आप, वो ज्यादा अच्छा होता है। या फिर अगर आप घर में भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस घर में एनवायरमेंट जो है टेस्ट सीरीज वाला आप लोग फॉलो करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग का मैं जैसे बोला मेरा पर्सनल चॉइस है ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि आप एक अभी बड़े बच्चे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप डिस्ट्रैक्ट इतना जल्दी अगर हो जाते हो कि ऐसे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया आप उठा लिए, गलत बात है ना। आप अभी छोटे बच्चे तो नहीं नहीं हो कि 12th 11th क्लास के बच्चे हो, मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है देख रहे हो। आपको अपना करियर लेके जो है अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू ज्वाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी में मैंने आप लोगों को बोला। नेक्स्ट, विच कोचिंग इज बेस्ट फॉर ईसी। तो मैं यहाँ पे कोई भी कोचिंग को प्रमोट नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी कोचिंग आपको बेस्ट लगता है, जिनके यूट्यूब लेक्चर्स देख के आपका टीचर्स का कंटेंट समझ में आता है, आप वो कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसमें कोई भी बात नहीं है कि कोई कोचिंग बहुत अच्छा है और कोई कोचिंग बुरा है। जिसके टीचर्स आपको अच्छा लगे आप वो कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रीड करना है कि नहीं करना। अब इसका जो आंसर है यस भी है। ठीक है, यस, लेकिन कैसे। ठीक है, कैसे करें, तो कैसे का आंसर मैं बोल दूं, अब जो बच्चे थर्ड ईयर में है
वो तो प्रिपेयर करेंगे ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ा है उनके लिए इजी रहेगा, आपको फिर से जाके रिवाइज करना है। लेकिन जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उनको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़िए, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है और वहां पे आपका जो है बहुत ज्यादा कोर्स लिखा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को जो बच्चे पहले पढ़े नहीं है उनको, उनके लिए सलाह मेरा यही रहेगा कि आप बिल्कुल ना पढ़े, और जो लोग पढ़े हैं वो लोग पढ़िए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप पढ़ें। अब कौन सा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़े, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं। जैसे सर्किट थ्योरी के लिए एक ही किताब अलेक्जेंडर सेडिकू सबसे बेस्ट है। अब कोई बोलता है कि वैन वेल्केनबर्ग देख लो, ठीक है, दूसरे दूसरे और बहुत स्टैंडर्ड किताब। अरे क्यों देखना उनको, मेरे को सर्किट थ्योरी में पीएचडी थोड़ी ना करना है, आप बस यही एक बुक फॉलो करो, दैट इज एनफ फॉर यू। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, गेट के लेवल के क्वेश्चंस है, गेट के लेवल के ऊपर के भी क्वेश्चंस है, ठीक है। और थ्योरी भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक जो स्टूडेंट किसी उसको जो नहीं पता वो भी इसको पढ़ के समझ सकता है, ठीक है। सर्किट थ्योरी इज द बेस्ट बुक। मैथ्स के लिए क्रेजिक का किताब एकदम बेस्ट बुक है, कंसाइज बुक है, आप इससे पढ़िए। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि आप जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठे, आप सिलेबस को और पीवाईक्यू को साथ में लेके बैठे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर आप साथ में लेके नहीं बैठोगे आप गुम हो जाओगे इस किताब में, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो कि गेट के लिए इररेलेवेंट है। तो हमेशा अपना सिलेबस और अपना पीवाईक्यू लेके आप बैठो। एनालॉग सर्किट के लिए यहाँ पे दो बुक मैंने बहुत अच्छा जो मेरे को लगता है, सबसे पहला जो है ओपैम्प का, रमाकांत ए गायकवाड़ का, ठीक है। और दूसरा जो किताब है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बाय सेड्रा एंड स्मिथ, ये दोनों बेस्ट बुक है। एकदम आप इससे पढ़ोगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी है, सॉल्यूशंस भी है इसके अवेलेबल, रेडीली मिल जाते हैं इंटरनेट पे, आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है। सिग्नल सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट बुक है ओपेनहाइम, इससे अच्छा बुक। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गेट के लेवल के नहीं है, तो यहां से क्वेश्चंस कोई नहीं सॉल्व करेगा, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम बीसी कुओ, ये बुक बेस्ट बुक है विदाउट एनी एरर, ठीक है, एकदम बेस्ट बुक है। बहुत लोग बोलते हैं कि के उगाटा फॉलो कीजिए, मैं भी उगाटा पढ़ता था, ठीक है, लेकिन मेरे को उगाटा से बहुत ज्यादा अच्छा कुओ लगता है, ठीक है। क्वेश्चंस इसके ठीक है, सो है, गेट के लेवल के नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल है, तो इनके क्वेश्चंस ना अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूं कौन से बुक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। डिजिटल सर्किट, ये जो बुक है मॉडर्न, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, गेट के लेवल का है, ठीक है। आरपी जैन का बुक बहुत अच्छा बुक है। और मैंने जैसे कि बोला, अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है तो ये बुक सबसे बेस्ट है, बी गोविंदराजू का, ठीक है। ये बहुत अच्छा किताब है, थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, इसको आप पढ़ सकते हो। ईडीसी के लिए डोनाल्ड ए नीमन, इससे ज्यादा अच्छा बुक होता ही नहीं है। साथ ही और एक बुक जो है बॉयलस्टेड, ये भी बहुत अच्छा बुक है, इसका थ्योरी बहुत लाजवाब है, थ्योरी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, लेकिन बुक देख के डर जाओगे, इतना बड़ा है और इतना मोटा है, ठीक है। तो बुक देख के ही डर जाओगे, मेरे पास है बुक, बहुत मोटा और बहुत बड़ा है, देख के डर लगता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डोनाल्ड ए नीमन लोग इसमें कंसाइज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना वो डिफिकल्ट है कंपेयर टू बॉयलस्टैड, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईएमटी एक ही बुक रेफर करूंगा, लेकिन बेस्ट बुक है वो है अलेक्जेंडर सैडिकू। हैट का भी किताब है, ठीक है, विलियम जे हैट, मेरे को बस उसका टाइटल ये मतलब लास्ट नेम याद है, हैट, वो बुक बहुत अच्छा है, ठीक है, HAYT, ये बुक भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। लेकिन मेरा जो बेस्ट बुक है वो है अलेक्जेंडर सॉरी मैथ्यू सैडिकू, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे सब लोग बीपी लाठी बोलते हैं, लेकिन मैंने जब बीपी लाठी को फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे समझने में डिफिकल्टी हुआ था। फिर मैंने ये किताब अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से उठाया था, ठीक है, ये एक लोकल बुक है, लेकिन बुक में ना बहुत अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन कहीं कहीं पे ना थोड़े थोड़े एरर्स है कंसेप्ट में। तो लेकिन अगर आपको बेसिक समझना है, ठीक है, बेसिक समझना है, अगर आपने अभी तक कम्युनिकेशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं बोलूंगा इस बुक को रीड करना, ठीक है। इससे नोट्स मत बनाना, नोट्स नहीं बनाना, नोट्स इसी से बनाना, लेकिन अगर एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पहले ये बुक को पढ़िए, फिर बीपी लाठी पे आ जाना, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी आपका कैसे होना चाहिए। तो जून में देखिए, अगर आप स्टार्ट कर चुके हो,
ठीक है, जून में, तो सबसे बेस्ट रहता है। सबसे पहला आपका जो है सर्किट थ्योरी और सिग्नल्स को आप स्टार्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सर्किट थ्योरी आपका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 सिग्नल, ये दो सब्जेक्ट मुझे लगता है आपका सबसे पहला जो है यहीं पे होना चाहिए। जुलाई में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स, मैंने देखिए एकदम जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इजी इजी रखा है, ठीक है। जुलाई में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स, साथ ही यहाँ पे रिवीजन कर लेना एक बार सिग्नल्स का, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी ट्रिकी चीजें रहते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म के सारे प्रॉपर्टीज क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इनमें क्या क्या कंसेप्ट लगता है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। अगस्त में ईडीसी और मैथ्स, क्योंकि मुझे पता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ मैथ्स भी रखा हूं तो एक साथ नहीं होगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए जुलाई में, मैथ्स में थोड़ा कम। अगस्त में आते आते आप ईडीसी भी बड़ा सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप मैथ्स को कवर अप करके खत्म कर सकते हो। अब जो है यहाँ पे रिवीजन आपको सर्किट थ्योरी और एनालॉग दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। सितंबर आते आते आपको कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे भी देखिए मैंने कंट्रोल सिस्टम को ज्यादा इन फोकस रखा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा कम। आप अक्टूबर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और रिवीजन जो है मैथ्स का जरूर कीजिए, साथ ही आपका एक वीक सब्जेक्ट अगर ऊपर कोई है तो उसको आप रिवाइज कर, ठीक है। नवंबर आते आते देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन रखा है आपके लिए, सिर्फ क्योंकि मुझे पता है ये काफी बड़ा सब्जेक्ट होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, तो सिर्फ कम्युनिकेशन, साथ में एप्टी। एप्टी के लिए क्या करना है, डेली 10 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। ये टाइम पे कोशिश करिए, मैंने बोला था स्टार्टिंग से 5 से 10, ये टाइम पे कोशिश करिएगा कि एवरीडे 1 घंटे आप एप्टी को दे दे, ठीक है। एप्टी को 1 घंटे या 45 मिनट्स भी दोगे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिवीजन आपको नवंबर में क्या करना है, ईडीसी और एनालॉग सर्किट। दिसंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमटी और एफटी को मैंने रखा है, ठीक है। और यहां पे आप रिवीजन में टेस्ट भी करोगे और कम्युनिकेशन। लास्ट मंथ जो जनवरी है आपके कोर सब्जेक्ट का रिवीजन, कम्युनिकेशन, ईएमटी, ईडीसी, साथ में जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं उनको करिए और टेस्ट सीरीज आप दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट को ना, ये दो सब्जेक्ट को लास्ट में रखने का ना मेरा एक बहुत ही बड़ा मतलब रीजन है यहाँ पे। क्या है वो रीजन, अगर इसको आप स्टार्टिंग में कवर अप कर दोगे ना, स्टार्टिंग में, तो यहां आते आते ना आप भूल जाओगे। इससे बेटर है, ये सब्जेक्ट थोड़े से टफ भी है, ठीक है, और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो पहले आप क्या कर रहे हो कि एक अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो। आप जितने भी अच्छे सब्जेक्ट्स है उनको प्रिपेयर कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपको लगेगा ही कि अच्छा कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक लेके बैठ गए, इसको लेके 1 महीने से ऊपर बैठ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको ना एक निगेटिव फीलिंग आएगा, तब आप सोचोगे क्विट कर देते हैं। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, ठीक है। यहां आते आते ना आप नवंबर आते आते आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे, सो दैट इज वाई इसको लास्ट में रखने का मेरा जो है रीजन है, ठीक है। और एक जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट सीरीज दे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके उतना देना। वीक में, ये जनवरी के मंथ में वीक में एटलीस्ट 3 टेस्ट सीरीज देने का कोशिश करिएगा, और उस टाइम में दीजिएगा जिस टाइम में आपका गेट का एग्जाम शेड्यूल हुआ है। जैसे अगर 9 से 12 वाला स्लॉट है तो उसी में बैठ के एक ही टाइम में बैठ के पूरा टेस्ट दीजिएगा, और अगर आपका जो है स्लॉट जो है 2 से 5 का है तो आप उस स्लॉट पे टेस्ट को देने का काम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो यहां पे देखिए मैंने स्पेसिफिकली एक नया ग्रुप क्रिएट किया है कल ही, जो कि गेट 2025 का ECEEIN के लिए क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी नॉनसेंस नहीं होने वाला है। साथ ही मेरा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1532 मेंबर है अभी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव ग्रुप है। साथ में मेरे पास और एक ग्रुप भी मैं जिसको को एडमिन हूं, जिसका वहां पे सबसे ज्यादा मेंबर्स है, 7000 प्लस मेंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सब के लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिया उसको देख लेता हूं, ठीक है। बेस्ट बुक प्रिपेयर कर लिया, प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को नहीं बताया इस वीडियो सेशन में, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा क्या कि काफी ज्यादा हो जाएगा, और प्लेलिस्ट के लिए ना मैंने ये सोचा है कि एक साथ में डबल ही इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल का एक साथ सारे प्लेलिस्ट, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स है तो एक ही साथ में प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगा। तो वीडियो सेशन को मतलब सॉरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग,
ये वीडियो देखने के लिए। और एक चीज मैंने जो यहाँ पे नहीं बोला है, प्रीवियस ईयर आईआईटी रुड़की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इसको भी जो मैं है और एक सेशन में ये ही वीडियो का पार्ट 2 होगा, जिसमें कि मैं आईआईटी रुड़की के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लास्ट 2 साल में पूछे गए हैं उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये 2 टॉपिक्स जो है मेरे अभी लेफ्ट आउट हुए यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला और ये टॉपिक आपका, तो इनको हम कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द सेशन में। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।